नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद एक युग प्रवर्तक साहित्यकार रहे हैं। समाज में एक आम आदमी जिसे भोग रहा है, उसी का सच्चा चित्रण उनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। पूस की रात कहानी भी उनकी एक यथार्थवादी कहानी है, जिसमें एक गरीब किसान का सच्चा चित्रण हमें देखने को मिलता है। पूस की रात उनकी कहानी 1930 के आसपास लिखी गई थी। उस समय की किसान की दयनीय दशा का सच्चा चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पूस की रात। पूस पो के महीने को कहा जाता है, जब दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। एक किसान हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी किस तरह से ऋणग्रस्त रहता है और अभाव में जीने के लिए विवश है, यही इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी के पात्रों में हल्कू है, जो इस कहानी का नायक है, एक गरीब किसान है। गरीब किसान का प्रतिनिधित्व करता है। मुन्नी हल्कू की पत्नी है। हल्कू का साथी कुत्ता है, जिसका नाम जबरा है। सहना इस कहानी में एक साहूकार है, जिससे हल्कू ने ऋण ले रखा है, कर्ज ले रखा है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। तो हमें शुरुआत में ही देखने को मिलता है कि किस तरह से ऋण से तंग आ चुका है। ये कह रहा है कि किसी तरह गला तो छूटे, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, यानी खेत में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण के लिए अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर कहना नहीं मानेगा, गुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों मरे, बला तो सर से टल जाए। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम ढील लिए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करती थी। यानी उसका नाम था हल्कू। हल्कू का अर्थ होता है हल्का फुल्का, लेकिन वह वास्तव में हल्का फुल्का नहीं था। उसका शरीर भारी भरकम था। इसलिए इसलिए ये कहा गया है कि जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। वह स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने को नहीं आती। यहाँ साफ बताया गया है कि वह इतना कर्जदार है कि पता नहीं कितनी अभी बाकी उसे पैसा देना है, जो किसी तरह भी चुकने को नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि उनका जीवन ऐसा हो गया है, जैसे उन्हें महसूस होने लगा है कि शायद कर्ज चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, और उस खेती से अलग हटकर पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। तो मुन्नी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ये रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला कि तो क्या गालियां खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गालियां क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी भौहें ढीली पड़ गई। मुन्नी के उस वाक्य में कठोर सत्य था। वह मानो भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। क्योंकि उसने पेट काट काट कर बड़ी मेहनत से वो रुपए इकट्ठे किए थे, जमा किए थे, और वही आज निकले जा रहे थे। और जब वो देने के लिए चला, तो उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वह अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक उसकी दीनता के भार से दबा जा रहा था। जब जैसे जैसे वह एक एक कदम सहना की तरफ बढ़ रहा था, तो उसकी दीनता, दीनहीन दशा से उसका मस्तक दबा जा रहा था, झुका जा रहा था। अगला जो दृश्य है वो उसी अंधेरी रात का है, पो की अंधेरी रात का है, जब हल्कू खेत में है। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। दिसंबर जनवरी की सर्दी, जिसमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आकाश में तारे भी
ठिठुर रहे हों ठंड में। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा है। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि सर्दी है इसलिए ना कुत्ते को ना हल्कू को, दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में पुआल पर लेट रहे, यहाँ यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ यानी लंबा करते हुए जवाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने ताड़ लिया था, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम पी चुका, यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। यहाँ पे अमीरों का, पूंजीपति का जिक्र कर रहा है। वो ऐसे भगवान के समान पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भाग आता है, क्योंकि उनके पास मोटे मोटे गद्दे हैं, कंबल हैं, लिहाफ हैं, इसलिए जाड़े का गुजर वहां पे नहीं हो सकता। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लुटें। हल्कू उठा, गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? अपने कुत्ते से वह कह रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है। जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू कहता है, आज तो जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिए, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की बार जरूर सो जाऊंगा। पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। लेकिन जाड़ा है, सर्दी है, वो किसी राक्षस की भांति उसकी छाती को दबाए हुए थी। जब किसी तरह रहा ना गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर उसे महीनों से नहीं मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, दीनता से दुखी न था, जिसने आज उसे इस दशा तक पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने उसकी आत्मा के जैसे सारे द्वार खोल दिए थे। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। उसे कुत्ते के प्रति आत्मीयता हो गई थी, जिसमें नफरत की गंध भी न थी, और उसकी आत्मा का अणु इस मानवतावाद के प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। खेत में वह चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छिपा लिया। उसे अब इतनी ठंड लग रही थी कि उसने अपने दोनों घुटनों में अपने सर को छुपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि आकाश में अभी आधे भी नहीं चढ़े। सप्तऋषि नक्षत्र होते हैं, उनके पास घड़ी नहीं थी। आकाश में जो नक्षत्र हैं उन्हीं को देखकर वो समय का अंदाजा लगाया करते थे कि कब सुबह होने वाली है। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर से ऊपर रात बाकी है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी।
बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। तो उसके मन में ख्याल आया कि बाग में चलता हूं और पत्तियों को इकट्ठा करता हूं, फिर उनमें आग जलाकर खूब अपने आप को तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे भूत है, अगर रात को कोई दूसरा मुझे देखेगा तो समझेगा भूत है, इसलिए पास नहीं आएगा। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ बनाकर हाथ में सुलगा हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी बहुत रात है। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। तो वो अपने कुत्ते से पूछता है कि कैसी महक आ रही है, क्या तुम्हारी नाक में भी कुछ महक आ रही है। जबरा ने कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वह उसी को चिचोड़ रहा था बटोरने। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी और थोड़ी देर में आग जल गई। आग की जो लो थी वो वृक्ष की ऊपरी पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सर पर संभाले हुए हों। जब उसने आग जलाई तो वृक्षों के नीचे प्रकाश हो गया, अंधेरा ऊपर चला गया और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इस प्रकाश ने अंधेरे को अपने सर पर उठा लिया हो। अंधकार के उस आनंद सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था और ऐसे महसूस हो रहा था पूरे अंधकार में थोड़ा सा प्रकाश हिलता हुआ ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरे के सागर में नौका हिल रही हो, नाव हिल रही हो। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में रख दी। जो उसने चद्दर ओढ़ी हुई थी वो एक ही पल में उतारकर उसने बगल में अपने पास रख ली, क्योंकि अब वह गर्मी महसूस कर रहा था। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में आए सो कर। ठंड के असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। हल्कू को अब सर्दी नहीं लग रही, अब उसे शरारतें सूझ रही हैं और वो कहता है कि आओ ये जो आग का ढेर जल रहा है इसको कूद कर पार करते हैं, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के इर्द घूमकर उसके पास आ गया, लेकिन जबरा था वो आग के दूसरी तरफ से घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो यह सही नहीं है, ऊपर से कूदकर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंख बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। उसे आलस्य बढ़ता जा रहा था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा महसूस हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज साफ उसके कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ।
तो वह अपने आलस्य के कारण वह अपने आप को धोखा दे रहा है कि नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, वह तो उसे नोच ही डाले। अपने कुत्ते को उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका, लेकिन अब वह अपने आप को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा धंधाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो, जैसे अपने कुत्ते को बुलाते हैं। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास जाकर बैठ गया और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। अकर्मण्यता की रस्सियों ने उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था, यानी कर्म ना करने की शक्ति ने उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था, आलस्य ने। उसी राह के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपनी खेती की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए, यानी कि खेत के किनारे पर आए। उन्होंने देखा कि सारा खेत कुचला पड़ा है और जबरा मंडैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। जो छतरी उसने गन्ने के पत्तों से बना रखी थी, उसके नीचे जबरा चित लेटा हुआ था। ऐसे लग रहा था मानो उसके अंदर जान ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इस कहानी में हमने देखा किस तरह से सहना उसका आर्थिक शोषण करता है, किस तरह से वह खेत की रक्षा के लिए ठंड में बगैर कंबल के सोने के लिए मजबूर है। फिर भी वह 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पा रहा, उसके लिए भी उसे अलग से मजदूरी करनी पड़ती है। इसमें उस समय के किसान के जीवन का सच्चा चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।